हेलो, नमस्ते, जय हिंद। टीचिंग इज़ पैशन पे फिर से आपका एक बार स्वागत है। बड़े 2-4 दिनों से हमने पढ़ाई नहीं की थी। कुछ इश्यूज़ थे, वैसे टीईटी के थे कुछ और कुछ हमारे तबीयत के थे। आज भी तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी अभी सीटेट आपका बहुत करीब है और हम नहीं चाहते कि मतलब आपको आशा है कि हम सेशन लेंगे और हमने अगर नहीं लिया तो खैर कोई बात नहीं, आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। पर एक जो मेरे अंदर की बात है कि मुझे पसंद नहीं है ये कि किसी भी बात में मतलब किसी का नुकसान हो। कोई बात नहीं, आपको महाराष्ट्र की टीईटी आपने दी होगी। अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो टीईटी के अगर आपके स्कोर अच्छा नहीं आ रहा महाराष्ट्र का तो कोई बात नहीं, आपने अगर सेंट्रल को अप्लाई किया है तो आपके लिए एक और चांस है, आपके लिए एक और उपलब्धि है। आप जब आप ये नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम होगा दिसंबर में तो आप इसको क्रैक कर सकते हैं और टीचिंग इज़ पैशन के साथ इसकी स्टडी कर सकते हैं। वैसे अगर देख ही रहे तो सेशन को पूरा देखिए, क्योंकि आप आधा अधूरा देख के छोड़ देते तो फिर कुछ समझ में नहीं आता। और देखिए, ये जो बातें हैं ना, ये नोट्स निकालना इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, बहुत टाइम देना पड़ता है, तब जाके ये बातें होती है। क्योंकि किसी का ऑब्जर्वेशन करना, किसी बुक का ऑब्जर्वेशन करना, बाद में कुछ पॉइंट्स को निकाल के नोट्स निकालना, ये थोड़ी सी मुश्किलात भरी बात है। पर खैर कर रहे हैं हम तो इसका कोई अच्छा रिज़ल्ट आए, इतनी ही विनती है कि टीचिंग इज़ पैशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो सीटेट की तैयारी कर रहे दोस्त हैं उन तक इसे पहुँचाएँ और उनकी भी सहायता करें। सच्चाई और अच्छाई में हमेशा आगे रहें। बी वन कॉन्स्टेंट विथ योर सेल्फ। खैर कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर रही हूँ, आप अपना काम करेंगे ऐसी आशा व्यक्त करती हूँ यहाँ पे। और ये हमारा 5 नंबर का सेशन है। करीब हमने 4 सेशन लिए हैं, ये 5 नंबर का सेशन है। तो इससे पहले हमने शिक्षण सहायक सामग्री देखी थी। आज हम मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण देख रहे हैं। तो हमने भाषा की पाठ्यक्रम में भाषा की पक्ष में हम पैडागॉजी पढ़ रहे हैं कि हिंदी भाषा की पैडागॉजी किस तरह से होगी। ये हिंदी पैडागॉजी का 5 नंबर का लेक्चर है, 5 नंबर का सेशन है। तो मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण, अब शिक्षण सहायक सामग्री ठीक है, पर अभी मूल्यांकन क्यों होता है और मूल्यांकन की क्या ज़रूरत है, उपचारात्मक शिक्षण की क्या ज़रूरत है, तो ये सब बातें हमें देखनी, यहाँ पे पढ़नी है। वक्त न ज़ाया करते हुए सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण, मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण यानी क्या, इवेल्युएशन एंड रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण। तो ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंदर आता है। जो बच्चों का मूल्यांकन है वो साल भर क्या होता है तो चलता रहता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। खाली एक अगर एग्ज़ाम लेके छोड़ दी तो उतना उसमें मूल्यांकन ख़त्म नहीं होता। तो साल भर एक अध्यापक, एक जो शिक्षक है, ये जो बच्चे हैं उनको ऑब्जर्व करता रहता है, उनका बोलना चलना, उनका रहन सहन, उनकी भाषा, उनका हर दिन क्लास में, कक्षा में किस तरह से वो शामिल होता है, कक्षा में उसका किस तरह से परफॉर्मेंस है, ये सारी बातें इसके अंदर आती है। तो मूल्यांकन वो प्रक्रिया है जिसमें क्या, जो सीखा गया है उसमें से कितना ज्ञात हुआ है, इसकी जांच करना यानी मूल्यांकन। अब सीखा है ठीक है, पर उसमें से कितना ज्ञात हुआ, कितना समझ में आया, ये जांचना यानी क्या, तो मूल्यांकन। अब मूल्यांकन एक होल प्रक्रिया है। ये जो बड़ा राउंड है, ये बड़ा गोल है, वो क्या है, एक मूल्यांकन है। पर इसके अंदर 2 सब पार्ट आते हैं। एक आता है असेसमेंट और दूसरा आता है मेजरमेंट। असेसमेंट यानी आकलन और मेजरमेंट यानी मापन। तो पहले हम असेसमेंट देखेंगे। असेसमेंट यानी किस तरीके से सीखा, किस परिपक्ष से सीखा, यानी क्या, आकलन करना। और दूसरा है मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी मापन, मतलब काउंटिंग नंबर, जैसे कि कितने मार्क आए, उसके बाद में उसने कितने प्रतिशत पढ़ा, कितने बुक की उसने स्टडी की, उसके बाद में उसने उसमें कितने चैप्टर पढ़े। तो ये सब कुछ जो काउंट डाउन है ये मेजरमेंट में आएगा। पर ये जो आकलन है, किस तरीके से सीखा, ये असेसमेंट के अंदर, आकलन के अंदर आएगा। अब आगे जाते हैं। रेमेडियल टीचिंग एंड डायग्नोस्टिक टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट पार्ट। देन रेमेडियल टीचिंग एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ इम्पोर्टेंट। जो आपकी सीटेट में उसमें करीब 1 मार्क के लिए, 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को जांचना यानी मूल्यांकन। आप खाली विद्यार्थी का मूल्यांकन होता है ऐसा नहीं, यहाँ पे शिक्षक का भी मूल्यांकन होता है कि शिक्षक ने जो पढ़ाया है, अध्यापक ने जो पढ़ा है तो किस तरीके से पढ़ाया और वो उसमें कितना सफल हुआ है पढ़ाने में, ये भी जांचना यानी क्या, तो मूल्यांकन। यहाँ पे खाली एक चीज़ का मूल्यांकन होता है कि नहीं, पूरी सिस्टम का मूल्यांकन होता है कि
ये जो सिस्टम है वो सिस्टम बच्चों को सिखाने में कितनी कामयाब हो पाई, एक शिक्षक कितना कामयाब हो पाया और बच्चों ने जो पढ़ा है तो उसमें वो कितने कामयाब हो गए। तो ये पूरा जो एक होल प्रक्रिया है जो क्या होती है इवैल्यूएशन के अंदर, मूल्यांकन के अंदर चलती है। तो मूल्यांकन के आप कुछ उद्देश्य है, कुछ ऑब्जेक्टिव सेट है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मूल्यांकन के उद्देश्य है। बच्चों की उपलब्धि का पता लगाना। अब जो बच्चों ने जो पढ़ा है तो उन्होंने वो कितना पढ़ा है, उनको कितना ज्ञात हुआ है, उनको कितना समझ में आया है, उनकी उपलब्धियों का पता लगाना। यानी क्या, तो उनके प्लस पॉइंट, उनकी उपलब्धि, उनको जो आया, उन्होंने जो सीखा उसका पता लगाना। यानी क्या, मूल्यांकन। छात्रों की विकास प्रक्रिया को निरंतर गति देना। छात्रों की जो विकास प्रक्रिया है उसको निरंतर गति देना, उसको हमेशा मोटिवेट रखना। यानी क्या, तो मूल्यांकन। अभी एक एग्ज़ाम हुआ, एग्जाम्पली एक एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम में किसी एक बच्चे को समझो 20 मार्क का एग्ज़ाम था, 19 मार्क मिले, तो उसको अपना कच्चा चिट्ठा मिलता है कि उसको कितने मार्क की अब ज़रूरत है। उसका 1 मार्क गया तो कहाँ गया, और एक बच्चा है करीब उसको 15 ही मार्क मिले 20 में से, तो उसको भी पता लगाना वहाँ पे ज़रूरी है कि उसके 5 मार्क गए तो वो कहाँ गए। तो ये जो बातें हैं निरंतर पता लगाना, इसके लिए मूल्यांकन आवश्यक है। छात्रों की योग्यताओं, कुशलता और रुचियों आदि का पता लगाना। अब छात्रों की जो योग्यताएं हैं उनमें क्या खासियत है, क्या अच्छा है, उनमें क्या कुशलता है, उनमें क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे गुण है, उनकी रुचियाँ किस में है। अब सब बच्चे मैथ में होशियार होंगे, ऐसी बात नहीं। सब बच्चों को साइंस में इंटरेस्ट होगा, अच्छे नहीं, कुछ ड्राइंग में अच्छे होंगे, कुछ पेंटिंग में अच्छे होंगे, कुछ खेल में अच्छे होंगे, तो उनकी रुचियों का पता लगाना। यानी क्या, इसके लिए भी मूल्यांकन ज़रूरी है। छात्रों की कठिनाइयों और विफलताओं का पता लगाना। अब छात्र है, उनकी कठिनाई आई, उनको पेन कहाँ पे है, उनकी कठिनाई कहाँ पे है, उनको समझ में बात कहाँ पे नहीं आती, इसका पता लगाना। उनकी विफलता हो, मतलब वो कहाँ पे फेल होते हैं, उसका पता लगाना। यानी क्या, तो इसके लिए मूल्यांकन ज़रूरी है। अध्यापन की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। अब अध्यापन, ये सीखना सिखाना, ये जो प्रक्रिया चलती है, इसको प्रभावशाली बनाने के लिए, इम्प्रेसिव बनाने के लिए मूल्यांकन क्या है, इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी। अब आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे उपचार, रेमेडियल से पहले निदान। मतलब उपचार क्या होता है, रेमेडियल से पहले आता है। पहले क्या करना पड़ेगा, किसी भी बात का उपचार करना पड़ेगा। अगर बच्चों को समस्या है तो कहाँ पे है, देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, रेमेडी देनी पड़ेगी वहाँ पे, और बाद में उसका डायग्नोस करना पड़ेगा, यानी उसका निदान करना पड़ेगा कि ठीक है, अगर समस्या है तो उसको किस तरह से ठीक किया जाता है। जैसे कि किसी पेशेंट को कोई समझो समस्या है, उसको कोई बीमारी है, तो उसको पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको रेमेडी देगा, उपचार देगा, पता लगाएगा कि क्या है, समस्या कहाँ पर है। अगर उसको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो वो किसी लैब में उस पेशेंट के ब्लड को भेजेगा, और बाद में उसका ब्लड में क्या कंटेंट की कमी ज़्यादा हो गई, उसकी प्लेटलेट्स कम हो गई, उसके आरबीसीज में कुछ प्रॉब्लम है, उसके डब्ल्यूबीसीज में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये तय करेगा। नहीं तो कुछ वायरल इन्फेक्शन है तो वो उसके ब्लड में एग्जाम्पल आएगा, तो फिर वो क्या करेगा, उसको डायग्नोस्टिक लैब में भेजेगा। डायग्नोस्टिक लैब में क्या करेगा, वो उसको भेजेगा। कौन, एक डॉक्टर। तो डायग्नोस्टिक लैब में आपने पढ़ा होगा, डायग्नोस्टिक लैब, जैसे कोई पैथोलॉजी लैब है उसको डायग्नोस्टिक लैब भी बोलते हैं। तो वहाँ पे भेजने के बाद फिर पता चलेगा कि समस्या कहाँ पर है। फिर ये डॉक्टर क्या करेगा, उसको निदान करेगा, उसको डायग्नोसिस करेगा किस तरह से कि समस्या कहाँ पर है। अगर किसी के पेट में प्रॉब्लम है, समस्या, और उसको अगर सर दर्द की दवाई दी तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। पहले पता लगाना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, उपचार करना पड़ेगा, रेमेडी देनी पड़ेगी। वैसे ही टीचर को भी पहले उपचार करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि समस्या है कहाँ पे। बाद में वो उसको क्या करेगा, डायग्नोसिस करेगा, बच्चों को उस पक्ष में सिखाएगा कि आखिर में समस्या है तो कहाँ पे है, पेन है तो कहाँ पर है। ये बातें यहाँ तक हो गई। अब आगे बढ़ते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी CCE यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन नहीं है ये, CCE यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवैल्यूएशन। आज थोड़ी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, मे बी अंडरस्टैंड यू ऑल ऑफ यू बिकॉज ऑफ टुडेज माई हेल्थ इज़ नॉट ओके, बट क्या है ना, मैं टीचिंग के लिए बहुत खुद को पैशनेट किया है मैंने, तो मुझे लगता है कि जितना बन पड़ेगा उतना मुझे करना है। मे भी आपको 2 नंबर की, 4 नंबर की, 5 नंबर की, 10 नंबर की जो भी हेल्प होगी तो वो एक बहुत अमूल्य है। तो इसके लिए ये चालू है, थोड़ा सा नहीं भी अंडरस्टैंड करेंगे आप। और ये वीडियो को मैं काइन मास्टर में एडिट करके आप तक पहुंचाऊंगी, तो इसकी क्वालिटी है, आप 1080p पे बढ़ा के देखेंगे तो ये समझ में
आएगा। चलो अभी ना भटकते हुए, शिक्षार्थियों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन 3 प्रकार से होता है, 3 टाइप्स से होता है। एक निदानात्मक इवैल्यूएशन होता है, निदानात्मक मूल्यमापन होता है, उसी को डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होती है। इसमें कमी कहाँ ला है ये पता लगाना पहले। अभी ठीक है, समस्या है तो पर कहाँ पर समस्या है। डॉक्टर जैसे डॉक्टर क्या करता है, पहले पता लगाता है समस्या का है, अगर उसको पता नहीं चलता तो वो डायग्नोस्टिक लैब में भेज देता है। उसके बाद में उपचारात्मक या रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षा। कमी कहाँ है पता लगाने के बाद क्या करना पड़ता है, वहाँ पे डायग्नोसिस दिया जाता है, रेमेडी दिया जाती है, उपचार दिया जाता है। डायग्नोसिस के बाद रेमेडी आती है, ये बात हमेशा याद रखेंगे। पहले समस्या कहाँ है पता लगाएंगे, बाद में उस समस्या का निराकरण किस तरह से करना है ये रेमेडियल टीचिंग तय करेगी। उसके बाद में आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और फॉर्मेटिव मूल्यमापन, यानी क्या, तो संकल्पनात्मक मूल्यमापन। संकल्पनात्मक मूल्यमापन साल के आखिर में होता है, जो एंडिंग में होता है ईयर के, और साल के आखिर में होता है। इसमें अचीवमेंट एंड जज के बारे में बात होती है, तो कितना अचीव किया बच्चों ने, पढ़ा तो कितना अचीव किया, क्या क्या पढ़ा, क्या उनकी समझ में आया। जज के बारे में बात होती है बाद में। इसमें क्या होता है कि जज होता है कि कौन सा बच्चा फिर आप किस नंबर पे है, मे बी उसका आप उसकी प्रगति, उसकी जो इम्प्रूवमेंट है वो कहाँ पे है पता लगाना, यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। उसके बाद आता है व्यापक और समग्र कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यमापन। अब व्यापक क्या है, व्हाट इज मीन बाय व्यापक। व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव उसके 2 पक्ष होते हैं, सभी पक्षों का मूल्यमापन करना, यानी होलिस्टिक इवैल्यूएशन। यानी क्या, तो व्यापक मूल्यमापन ये 2 प्रकार से होता है, एक होता है शैक्षिक पक्ष और दूसरा होता है सह शैक्षिक पक्ष। यानी क्या, तो इसमें पेन पेंसिल ये एक्टिविटीज़ पर ध्यान दिया जाता है, जैसे राइटिंग मेथड, कोई टेस्ट लेना, कोई एग्ज़ाम लेना। और ये सह शैक्षिक पक्ष यानी क्या, तो उसकी ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है उसमें। साल भर में वो किस तरह से उसने बातें की, वो किस तरह से खेलता है, किस तरह से उसकी प्रगति है, किस तरह से वो बच्चों के साथ वो इन्वॉल्व होता है, किस तरह से वो किसी भी बात को अंडरस्टैंड करता है, उसकी मेंटल लेवल किस तरह से ग्रो अप है, उसका खेलकूद में वो कितना इंटरेस्टेड है, ये सारी बातों का इवैल्यूएशन करना, यानी क्या, तो सहशैक्षिक पक्ष। अब मूल्यांकन और मापन ये 2 अलग अलग एस्पेक्ट है। इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस, उसमें विविधता, अलग बात क्या है। तो मूल्यांकन एक व्यापक क्षेत्र है, ये बहुत होलिस्टिक प्रक्रिया है। और मापन एक गुण का, किसी भी एक एस्पेक्ट का मापन किया जाता है, जैसे किसी बच्चों की मार्क का इवैल्यूएशन करना, यानी मापन करना, कितने मार्क मिले उसको, उसकी मतलब जैसे कि हाइट है, जैसे कि उसका वजन है, जैसे कि जो माप सकते हैं, जिसको मेज़र कर सकते हैं, वो मापन के अंदर आएगा। ये मूल्यांकन मापन के बाद आता है, और मूल्यांकन से पहले क्या आता है, मेज़रमेंट आता है। सबसे पहले मेज़र करेंगे, मापन करेंगे, उसके बाद में उसका इवैल्यूएशन करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। ये जो चैप्टर है आपको पेडागोजी में भी हेल्प करेगा, जो सीडीपी की पेडागोजी है, उसके बाद में आपको ये मराठी में भी हेल्प करेगा, मैथ में भी हेल्प करेगा, आपको ये विज्ञान में भी हेल्प करेगा, आपको ये पर्यावरण में भी हेल्प करेगा। ये जो चैप्टर है करीब 4 मार्क के लिए, समझो 4 से 3 मार्क के लिए हर एक सब्जेक्ट में आपको ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद भविष्यवाणी संभव है। जब इवैल्यूएशन होता है, पूरी तरह से मूल्यमापन होता है, तो इसके बाद एक भविष्यवाणी संभव है कि ये सब मतलब बच्चे की स्थिति क्या है, वो क्या बन सकता है, संभव है, उसका जो एक मुआवजा है दे सकते हैं, उसका एक रिजल्ट दे सकते हैं। भविष्यवाणी संभव नहीं है, क्योंकि खाली एक मापन से संभव किसी भी बच्चों के बारे में भविष्यवाणी करना पॉसिबल नहीं है। उसके बहुत सारे एस्पेक्ट गिनने बाकी है, जिसको जांचा नहीं है। स्थिति पर आधारित है और ये अंक पर आधारित है, कितने अंक आए इस पर ही आधारित है। ये बच्चों की स्थिति क्या है, वो किस तरह से सीखें, आज वो किस मकाम पर है, इस पर ही आधारित है। मूल्यांकन में घटना या तथ्य ज्ञात किया जाता है। मूल्यांकन में क्या, एक घटना या तथ्य, पूरा एक इवैल्यूएशन ज्ञात किया जाता है। इसमें क्या है, घटना या तथ्य के विभिन्न परिणामों के लिए एक प्रतीक निश्चित किया जाता है। एक प्रतीक यानी क्या, कितने % उसने पढ़ा है। अब आगे बढ़ते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यमापन का महत्व क्या है। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यमापन है तो उसका महत्व क्या है। शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है। शैक्षिक यानी कोलेस्टिक एंड कोलेस्टिक दोनों पक्षों का मूल्यमापन होता है। मतलब जो पेंसिल से रिलेटेड है वो भी, और जो उसके होलिस्टिक पूरा उसका मुआवजा है उसके भी रिलेटेड ये होता है।
शिक्षार्थियों की कमियां पहचान कर उस पर निदान बताया जाता है। शिक्षार्थियों में कमी कहाँ है, पेन कहाँ है, इसका पता लगाकर उस पर निदान बताया जाता है, उपचार बताया जाता है, उस पर ट्रीटमेंट बताई जाती है। उपलब्धि स्तर को निरंतर बनाए रखने एवं ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करता है। जो उपलब्धि है उस स्तर को क्या करना, निरंतर बनाए रखने के लिए और उसको जांच करने के लिए जांच उसकी क्या है, ऊंची उठाने के लिए प्रेरित करता है, ये मोटिवेट करता है। उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग कर शिक्षार्थियों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। शिक्षार्थियों की जो समस्या है उसकी जो समस्या है उसको क्या करते, पहले ज्ञात करते हैं, उसको बाद में उसकी समाधान उसका किया जाता है। सर्वांगीण विकास पर भर दिया जाता है। खाली उसका पेन पेंसिल नहीं, खाली उसकी नोटबुक नहीं, तो उसकी पूरा जो उसका होलिस्टिक उसका जो एक व्यक्तिमत्व है उसको विकसित करने में यहाँ पे बल दिया जाता है। उसके आगे बढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यमापन की तकनीक, इसके मीडियम, इसके कुछ टेक्निक से तो किस तरह से होता है, तो सबसे पहली बात है इसमें साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बहुत पक्ष है, परिपक्ष है। आप तो आपको पता है हर एक एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। पेन पेंसिल से चेक कर लिया गया है, पेन पेंसिल हो गया। अब कोई भी एग्ज़ाम होने के बाद उसको साक्षात्कार होता है, आखिर में उसका सिलेक्शन इंटरव्यू के बेस पर ही होता है। तो साक्षात्कार यानी आपकी सोच किस तरह से, आपका अपना एक अंदाज़ क्या है, आप अपने जीवन को किस तरह से समझते हैं, आप आजू बाजू के माहौल को किस तरह से लेते हैं, आपने जो पढ़ा है उस पर आपको क्या मत है, आपका मत उस पर आपका क्या कहना है, ये बातें जांचना साक्षात्कार के ज़रिए। उसके कुछ प्रश्न निश्चित होते हैं। निरीक्षण टेस्ट, निरीक्षण यानी क्या, तो एक टेस्ट होती है, मतलब क्या करना, तो एक वहाँ पे एक टेस्ट होना। उसके बाद आती है दत्त कार्य यानी होमवर्क के ज़रिए भी जांच सकते हैं इसको, जो होमवर्क है होमवर्क किस तरह से किया है। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो एक बड़ी प्रक्रिया है। इसमें क्या है, तो पूरा क्रमिक साल भर जो बच्चा करता है, जो उसकी पूरी एक प्रक्रिया है, उसका कच्चा चिट्ठा इसके अंदर आता है पोर्टफोलियो के अंदर। चेकलिस्ट यानी ऑब्जर्वेशन करना। परीक्षण यानी जांच करना, परीक्षण करना यानी जांच करना, किस तरह से उसने क्या लिखा है, क्या पढ़ा है, उसका उसके प्रति किस तरह से सोचे। इसलिए तो हर एक परीक्षा में 15-20 मार्क का एक आपको क्या होता है, निबंध देते हैं, जिसमें क्या करते हैं, आपको पूछते हैं कि इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे। अब प्रश्नों के प्रकार है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, यह भी एक नंबर के लिए पूछा जाता है हमेशा। तो किस तरह से प्रश्न पूछते हैं, एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट यानी जो MCQs होते हैं। क्या MCQs यानी ऐसा और नो, खाली एक पर्याय में आपको उसके उत्तर देने पड़ते हैं। उसके बाद आते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न, यानी छोटे छोटे 2-3 लाइन में आपके इसके उत्तर देने पड़ते हैं। अति लघु प्रश्न होते हैं वो। लघु उत्तरात्मक प्रश्न यानी उससे थोड़े बड़े उत्तरों वाले प्रश्न। निबंधात्मक यानी दीर्घ प्रश्न और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जैसे उसके एक बड़े बड़े पैसेज में आपको उसके उत्तर लिखने पड़ते हैं। ये हुए प्रश्नों के कुछ प्रकार। अब आता है एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं क्या है, ठीक है। परीक्षण होता है, इवैल्यूएशन होता है, तो उसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहली विशेषता है वैलिडिटी यानी वैधता। वैधता यानी उसका जो गोल है, उसका उद्देश्य क्या है, तो वो निश्चित होना चाहिए। वैधता, उसकी वैलिडिटी हमेशा रहनी चाहिए, जो आज सच है वो हमेशा सच होना चाहिए। जिस प्रश्न का उत्तर आज सच है वो हमेशा सच ही होना चाहिए। उसके बाद में है विश्वसनीयता, हमेशा सत्य। अगर एक टीचर ने क्या किया, इसको जांचा, एक टीचर ने जांचा और इसका उत्तर अगर सही है तो दूसरे ने जांचने पर भी वो सही आना चाहिए, यानी विश्वसनीयता होनी चाहिए, वो उसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए, हमेशा सत्य होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता यानी हमेशा रिजल्ट सच हो, हमेशा रिजल्ट क्या हो, उसका सच हो। मतलब एक ने चेक किया तो एक हो, दूसरे ने चेक किया तो दूसरा हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे कि आपने MCQs प्रश्न देखे होंगे। मानकता यानी पेपर स्टैंडर्ड सेट होता है। अभी जो 10वीं का प्रश्न पत्र है, उसका एक स्टैंडर्ड सेट होता है कि किस तरह से किस आयु के बच्चों को और किस तरह के प्रश्न यहाँ पे पूछने हैं, उसका एक स्टैंडर्ड सेट होता है। आप पहली के बच्चों को 10वीं के प्रश्न तो नहीं पूछेंगे ना, तो एक स्टैंडर्ड सेट करना यानी उसकी मानकता होना। यानी उसके बाद आता है व्यावहारिकता यानी जीवन से जोड़ने वाला होना चाहिए। ये जो अच्छे परीक्षण की विशेषता है वो जीवन से जोड़ने वाला होना चाहिए। उसको हमेशा अपनी निजी ज़िंदगी में भी उसको कहीं ना कहीं उसका एक ताल्लुकात उसका होना चाहिए, उसको उसके बारे में निजी ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं वो एस्पेक्ट आना चाहिए। पहले निदान आएगा फिर उपचार आएगा, पहले ही बोल दिया हमने। पहले डायग्नोसिस आएगा फिर रेमेडी आएगी। पहले किसी भी बात की समस्या कहाँ है देखेंगे, समस्या का पता लगाना, बाद में उस पर क्या करना,
उपचार करना आएगा। तो ये था आपका एक अच्छा सा चैप्टर। इसको मराठी में भी अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको दे देंगे इसकी नोट्स, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा। हमारा काम यहाँ पे हो गया है। बहुत ख़राब तबीयत होने के बावजूद हमने आपके लिए ये सेशन रिकॉर्ड किया है। कृपा करके इसका कोई तो अच्छा मतलब निकाले, मतलब इसका कोई रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए, तभी मेरे कुछ करने में क्या है फ़ायदा है। फ़ायदा नहीं, फायदे मतलब की बातें नहीं करेंगे, कुछ निकल के आएगा। तो बी ऑन कॉन्स्टेंट विद योर सेल्फ। मैंने किसी को ऑब्जर्व करके डिस्कशन में ट्रस्ट करके अपनी सीटेट क्लियर की है, आप भी कर सकते हो। तो अभी के लिए तो आपका काम बचता है अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। करीब 70% नहीं 80% लोग बिना सब्सक्राइब करे देखते हैं। तो इसे थोड़ा सा हर्ट होता है हमें कि हम इतनी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक एक अच्छी बात पहुँचे और उसके लिए भी आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो ये कहीं ना कहीं थोड़े से मन को हर्ट करने वाली बात होती है। तो कृपा करके जो भी टीचिंग विद पैशन को देख रहे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन आलो करें, ताकि आपको आगे के जो पूरे सेशन है आप तक पहुँचे। अब हिंदी का खाली एक सेशन बाकी है, एक सेशन हिंदी का लेंगे और जो लास्ट है, और उसके बाद में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है ये लेंगे, और उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हिंदी और मराठी का ख़त्म होने के बाद 2-3 दिनों में होगा तो इसको ख़त्म कर देंगे ज़रूर। और उसके बाद में 2 लेक्चरों में हम 2 से 3 लेक्चरों में पर्यावरण लेंगे। अब पर्यावरण चाहिए आपको फर्स्ट पेपर का या फिर सेकंड पेपर का साइंस चाहिए, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए कमेंट कि आपको आगे कौन सी स्टडी करनी है, मतलब आपको आगे कौन सा मटेरियल चाहिए, आपको आगे कौन सी वीडियो चाहिए। कोशिश करेंगे आपको उसके ज़रिए सहायता करने की। अभी के लिए रुक जाते हैं। शुक्रिया। जय हिंद।